नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त पूरे देश की निगाह हैदराबाद में होने वाले चुनाव पर है। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन की काउंटिंग जारी है। 72 सीटों पर लीड के साथ टीआरएस अभी तक सबसे आगे चल रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। एआईएमआईएम 40 और बीजेपी 34 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद मेयर भले ही बीजेपी का न बने, लेकिन इस चुनाव ने बीजेपी का दक्षिण का द्वार पर शानदार वेलकम किया है। आपको बता दें कि सुबह के वक्त जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तो बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। पोस्टल बैलेट की गिनती के वक्त जो ट्रेंड था उसके मुताबिक बीजेपी फर्स्ट पोजीशन पर चल रही थी। बीजेपी को 87, टीआरएस को 33 और एमआईएम को 17 सीटों पर बढ़त थी। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी, टीआरएस ने फिर बढ़त बना ली और अब 73 सीटों के साथ सबसे आगे टीआरएस चल रही है। तो वहीं कड़ी टक्कर चल रही है बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच। 40 पर एमआईएम और 34 पर बीजेपी आगे चल रही, जबकि कांग्रेस कहीं नहीं है, दूर दूर तक 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो आपको बता दें कि अब जो लेटेस्ट पोजीशन है वो ये कि अभी तक के रुझानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 73 पर टीआरएस आगे चल रही है, जबकि 34 पर बीजेपी। 4 से 34 यानी एक बड़ा फासला तय बीजेपी ने किया है और 40 पर एआईएमआईएम है और इनकी पोजीशन कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें इस वक्त की जो लेटेस्ट सिचुएशन है हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में, वो आप देख लीजिए कि टीआरएस जो है 72 के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 35 और 40 पर एआईएमआईएम। और हमारे सहयोगी टी राघवन हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है राघवन कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और अगर देखें तो 4 से अगर 35 पर नंबर पहुंचा तो प्रदर्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। जी बिल्कुल पंकज, देखिए वोट शेयर भी बड़ा है और सीटों की संख्या भी बड़ी है, लेकिन जिस तरह का फायर पावर यहाँ पर दिखाया था बीजेपी ने और ये दावा किया था कि अगर मेयर बना भी नहीं सके, क्योंकि अर्थमेटिक बीजेपी के फेवर में नहीं है मेयर बनाने के लिए, लेकिन ये दावा जरूर किया गया था कि जीएचएमसी के इलेक्शंस में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। शुरुआत में जैसा आपने कहा पोस्टल बैलेट में जरूर ये सब देखने को मिला था और बहुत उत्साहित भी होते उस वक्त बीजेपी के नेता, लेकिन जैसे जैसे जो बैलेट बॉक्सेस है वो खुले, उसके बाद जो लीड टीआरएस ने ली है वो अभी तक बरकरार है। जैसा आपने बताया तकरीबन 71 सीटों पर टीआरएस की लीड अभी भी बरकरार है और बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर टीआरएस है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें से अगर 3-4 सीटों में अगर कम भी हो गई टीआरएस, तब भी मेयर उनका बन जाएगा, क्योंकि एक्स ऑफिशियल। राघवन जरा वो पूरा अर्थमेटिक भी समझा दीजिए, क्योंकि ये जो बिल्कुल ये जो रुझान हम दिखा रहे हैं ये अपनी जगह, लेकिन वो एक्स ऑफिशियो वाला जो चक्कर होता है जरा वो भी समझाइए, क्योंकि उस तरीके से देखा जाए तो बहुत आगे टीआरएस है। जी देखिए पंकज, 150 जो डायरेक्टली इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर 45 एक्स ऑफिशियो वोट्स भी हैं जो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि, जो जीएचएमसी की लिमिट में एमएलएस, एमपीस और एमएलसीस हैं, उनके वोट हैं। और उसमें टीआरएस ने क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की थी, इसलिए सबसे ज़्यादा 31 ऐसे वोट जो हैं वो टीआरएस के पास हैं, 10 वोट एमआईएम के पास हैं, सिर्फ 3 वोट बीजेपी के पास है और 1 वोट कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में अगर बीजेपी को अपना मेयर बनाना, जो अब तो बिल्कुल असंभव सा लग रहा है पंकज, उसके लिए कम से कम 98 सीटें बीजेपी को यहाँ पर जीतनी होगी, जो सिंपल मेजॉरिटी है उसमें से। मतलब 3 वोट अगर बीजेपी के पास है तो 95 सीटें आज के हालात में बीजेपी को जीतनी होगी। वो एकदम अब रूल्ड आउट लग रहा है। लेकिन जहां तक टीआरएस की बात कर लें पंकज, अगर वो 67 सीटें भी जीत जाती है पूरे नतीजे आने के बाद भी, तो उसका मेयर बन जाना आसान है। तो ऐसा लग रहा है कि अब टीआरएस काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में है यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन अगर 99 से 72 पे आ गई है टीआरएस, तो नुकसान जो हुआ है उसका फायदा बीजेपी को हुआ और कहीं ना कहीं जो दक्षिण के द्वार, एक और द्वार खुलने की बात है, तो नजर बीजेपी की 23 और 24 के चुनावों पर है। राघवन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम राघवन से बात करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र पराशर हमारे एक और वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, अगर देखा जाए 4 से अगर 35 पर बीजेपी पहुंची है तो कहा जा सकता है कि सीधे सीधे फायदा बीजेपी को हुआ है। दक्षिण में दूसरा द्वार खुलने की बात हो रही है और निगाह जो है कहीं ना कहीं 23 और 24 के चुनाव पर है, यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनावों पर।
बीजेपी ने इन चुनावों को लेकर जब ये पता चलना शुरू हुआ कि बीजेपी कैसे अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, कितने संसाधन लगाए जा रहे हैं, कितने बड़े नेताओं को वहाँ पे लगाया जा रहा है। भूपेंद्र यादव जो कि बिहार चुनाव प्रभारी थे, उन्हें सीधे तेलंगाना भेजा गया था, हैदराबाद भेजा गया था इस चुनाव की जिम्मेदारी देकर। उसके बाद अमित शाह जा रहे हैं रोड शो करने, जेपी नड्डा जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। तो उस समय बीजेपी नेताओं का ये कहना था कि मुख्यतः हम लोग ये चाहते हैं कि इन चुनावों में अच्छा माहौल बनाएं, जिससे कि आगे विधानसभा चुनाव के लिए एक मोमेंटम ले सकें और जो फैन सीटर वोटर हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें हम अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, उन्हें एक मैसेज दे सकें कि बीजेपी तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में भी एक सीरियस प्लेयर हो सकती है। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उस माहौल का भी फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से एक माहौल बनाने की रणनीति थी। हालांकि जो नंबर्स आए हैं, बीजेपी निश्चित तौर पर इससे ज़्यादा उम्मीद कर रही थी चुनाव प्रचार के दरमियान, लेकिन जब वोटिंग टर्नआउट पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में महज 1% का ही फर्क रहा, 1% का ही इजाफा हुआ, वहाँ पर बीजेपी को थोड़ी निराशा हुई। और वहाँ पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी का जो स्थानीय संगठन है वो इस मामले में चूक गया कि इस माहौल को वो बूथ तक खींच कर लेकर नहीं जा पाया। लेकिन एक सेटिस्फैक्ट्री बीजेपी के लिए ज़रूर रहा है। और अभी बीजेपी के जिन नेताओं से मेरी बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि जो मोमेंटम वो एक हासिल करना चाह रहे थे, जो एक माहौल बनाने की उनकी कोशिश थी कि दक्षिण में कर्नाटका के बाद एक दूसरा दरवाजा हम खोलें, केरला में भी बीजेपी ने बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो काम वहाँ पर हो नहीं पा रहा है। तेलंगाना पर बीजेपी की नज़र है, तो उस लिहाज से बीजेपी कम से कम संतोष की स्थिति में है इस स्थानीय चुनाव के नतीजों में, इस प्रकार के माहौल से और इस प्रकार के आंकड़े से। बिल्कुल। अब एक और स्थिति जो है वो ये भी है कि टीआरएस के लिए अब मुश्किल है, क्योंकि अब जो बड़ा प्रबल ओपोनेंट बन के आया है वो बीजेपी रहेगा। अब तो कहीं ना कहीं टीआरएस की परेशानी ऐसे में बढ़ती है। जी हाँ पंकज, और ये जो टारगेट करने का आप बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी देखें तो टारगेट किया जाता है ओवैसी को, लेकिन ओवैसी के साथ असल में निशाना वो साधा जाता है टीआरएस पे, क्योंकि बार बार ये कहना, और अमित शाह जाकर अगर हैदराबाद में ये कह रहे हैं कि टीआरएस और एमआईएम तो बेसिकली पर्दे के पीछे इलू इलू करते हैं, तो उसमें आम जनता को वही वोट मैसेज देना था कि ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है उसमें टीआरएस भी इन्वॉल्व है, और वहाँ पर बीजेपी के लिए ये ज़्यादा मुफीद स्थिति हो जाती है अपने वर्कर्स, अपने वोट बैंक को एक मैसेज देने की। और उस रणनीति के तहत ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पे आप दूसरे राज्यों के उदाहरण देखें, जैसा कि बंगाल में आपने देखा, या फिर त्रिपुरा में आपने देखा, उड़ीसा में हमने देखा कि क्या स्थिति रही। अगर स्थानीय चुनाव की बात कर लें या फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात कर लें, बंगाल में अगर बात कर लें स्थानीय स्तर पर या फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात कर लें, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर टीआरएस के लिए भी एक चिंता की बात होनी चाहिए। आज के जो आंकड़े हैं, अगर स्थानीय स्तर पर इतने कम दिनों में बीजेपी इस प्रकार का माहौल बना सकती है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी इस मोमेंटम को और आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मौलाना सईदुल कादरी साहब। आप नेता हैं एआईएमआईएम के। सईद उल कादरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, अभी तक जो लग रहा है कि ये नतीजों में भी तब्दील हो सकते हैं, 72 पे टीआरएस है, बीजेपी 35 पर है और 40 पर आपकी पार्टी है। आप ये बताइए कि 4 से 35 का जो फासला तय किया है, इस पर सबसे पहले बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि 51 सीट में एमआईएम का कोई स्पोक्स पर्सन या लीडर नहीं हूं, मैं उनका चाहने वाला हूं। 51 सीट्स एमआईएम ने जीती, लड़ी, और 42 के करीब वो रुझान में आ रही है, यानी ऑलमोस्ट 82% स्ट्राइक रेट है। और ये नंबर 2 की पार्टी हो रही है, आखिर तक भी नंबर 2 रहेगी। और बीजेपी 15 से 20 के दरमियान में समेट जाएगी। जैसे जैसे और रिजल्ट्स आएंगे आप देखेंगे इनकी टैली और नीचे जाएगी, 15-20 में चले जाएगी। और ये आप समझ के चलिए कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद इनडायरेक्ट कैंपेनिंग करे। अमित शाह जी ने कैंपेनिंग की, नड्डा जी ने की, योगी आदित्यनाथ ने की। तो बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को हैदराबाद में उतारा और पोलराइजेशन करने के लिए किया। कादरी साहब, बड़ा सवाल यह है, कादरी साहब सवाल मेरा सीधा आपसे ये है, आप नंबर 2 कर रहे हैं, नंबर 1 कब बनेंगे? क्योंकि ध्यान आपका बिहार पर ज्यादा है, ध्यान आपका बंगाल पर ज्यादा है, अपने घर पर तो नंबर 1 बनने की कोशिश होनी चाहिए ना? नहीं, आप देखेंगे 51 सीट लड़े तो नंबर 1 कैसे बन सकते हैं? 150 में से 51 लड़े तो नंबर 1 हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमको जानते हैं जहां पर हमारा इन्फ्लुएंस है एमआईएम का, वहीं पर उन्होंने इसको लड़ा। इसका बीजेपी को जो है ये समझ में आना चाहिए कि पूरी सीट हमने नहीं लड़ी। और जहां तक अमित शाह जी जो कहते थे कि इलू इलू हो रहा है, आज ये इलेक्शन के रिजल्ट्स पूरी तौर पर साबित कर दिए। और ये बात को सोनिया गांधी को भी समझना चाहिए। मोहतरमा सोनिया गांधी, आप देखें कि आपके लोकल लीडर्स यहाँ बीजेपी के साथ इलो इलो करके उनको फायदा पहुंचाया, टीआरएस के वोट कटवाए।
ताकि बीजेपी को फायदा हो जाए। हम मरद नहीं तो हमारे भाई मरद का काम किया। जी चलिए, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, खलीकुर रहमान साहब। आप टीआरएस के नेता हैं। खलीकुर रहमान साहब, क्या कहेंगे? अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, 35 पे बीजेपी, 72 पे आप और 40 पे एमआईएम, यानी 99 से खिसक कर 72 पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो फायदा है वो सीधे सीधे बीजेपी को मिला, यानी आपका नुकसान, बीजेपी को फायदा। क्या कहेंगे? अभी कह नहीं सकते, नहीं अभी कह नहीं सकते, ये बहुत खबरलेस वक्त है आप जो कह रहे हैं, क्योंकि अभी काउंटिंग चल रही है जी। तो आप पूरा टिल द लास्ट वोट इज काउंटेड, हम कोई भी समझिए आप उस पे नहीं आ सकते हैं कंक्लूजन पे। तो अभी हमको इंतजार करना है। और वैसे जो हमारा जो प्रदर्शन है, क्योंकि तेलंगाना की और खासतौर पर हैदराबाद की आवाम हमारे साथ रही है, जो डेवलपमेंट के एजेंडे की हम शुरू से बात कर रहे हैं, न सिर्फ एजेंडे की बल्कि हैदराबाद की जो जनता है उसने प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा है वो। तो इसकी वजह से मैं समझता हूं कि अभी यह कहना है कि भाई बीजेपी को इतने सीट मिले हैं या किसी और पार्टी को इतने सीट मिले हैं, मैं समझता हूं वो नहीं है। अभी इंतजार करिए, अभी वोटों की गिनती चल रही है और जैसे जैसे वोटों की गिनती चल रही है आप देखिए कि हमारी पार्टी की जो टैली है वो बढ़ते चले आ रही है। पर कहीं ना कहीं अगर 4 से 35 पर बीजेपी दिख रही है अभी, चलिए हम मान लेते हैं कि नतीजे एंड में कुछ और होंगे जो आप कह रहे हैं, ये आपको लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छी फाइट दे रही है और अब मैदान में आ गई है? देखिए, जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा। बीजेपी जब हैदराबाद में आए, वो जब जीएचएमसी के जब इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद बीजेपी की पूरी टीम यानी दिल्ली से हैदराबाद पहुंच गई और सिर्फ आके यहाँ पे उसको इलेक्शन को उन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की। और यहाँ पे जो एक हैदराबाद सारी दुनिया में एक गंगा जमनी तहजीब के लिए, कल्चर के लिए माना जाता है, कोशिश इसकी की गई कि भाई यहाँ पे किसी भी तरीके से पोलराइजेशन किया जाए और यहाँ पे कम्युनिटियों को बांटा जाए और जो डिसाइसिव नहीं बल्कि डिवाइसिव पॉलिसीज को यहाँ पे समझे इंट्रोड्यूस करे और उसके जरिए किसी भी तरीके से समझे यहाँ पे अपने कदम जमाने की कोशिश करेंगे। मगर हैदराबाद की जो जनता है, हैदराबाद की जनता ने बता दिया है कि भाई यहाँ पे बीजेपी के लिए कदम जमाना उतना आसान नहीं है। चलिए मैं आता हूं आपके पास, खलीकुर रहमान साहब बने रहिए हमारे साथ। राघवन जरा समझाइए, जो नॉर्थ इंडिया में हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं इस वक्त, हैदराबाद को जरा समझाइए। यहां इन चुनावों के लिए बीजेपी ने पूरी ब्रह्मास्त्र अपने चला दिए थे। आपने नाम लिए, जेपी नड्डा की मैं बात करूं, अमित शाह की बात करूं, योगी आदित्यनाथ की बात करूं, सब कैंपेन में उतरे और जीएचएमसी के चुनाव मतलब उसको इस तरह से लड़ा जैसे कोई राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हों। अगर मैं हेडलाइंस पूछूं 5, अगर आप बता पाए हैदराबाद के बारे में इस चुनाव को मद्देनजर। जी देखिए पंकज, बहुत सीधी सी बात है, जो दुब्बाका का उपचुनाव बीजेपी ने जीता था वहां से बीजेपी को एक इम्पेटस मिला, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि दुब्बाका की सीट 3 ऐसी सीटों से घिरी हुई है जो गजवेल, सिद्दीपेट, सिरसिला, ये तीनों सीटें टीआरएस के कद्दावर नेताओं की है। खुद मुख्यमंत्री की एक सीट उसमें से है। उसके बाद बीजेपी को ऐसा लगा, और चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को बहुत जबरदस्त सफलता मिली थी, 4 एमपीज यहाँ पर उनके चुनकर आए थे, तो बीजेपी को ऐसा लगा कि अब जो एक सेंटिमेंट टीआरएस के नेता सीएम केसीआर के खिलाफ पूरे तेलंगाना में है, खासतौर पर हैदराबाद में भी बाढ़ के बाद देखा जा रहा था कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, उसको कहीं ना कहीं एनकैश कर लेगी। और शायद यही एक बड़ी वजह रही कि बीजेपी ने अपनी पूरी फायर पावर को यहाँ पर उतार दिया। लेकिन जिस तरह के नतीजे अब सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि बीजेपी का, जैसा हमने बताया कि वोट शेयर और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अगर स्ट्राइक रेट की आप बात कर लें, अगर 20-25 पर भी बीजेपी, अगर जैसा बाकी जो दूसरी पार्टी के नेता कह रहे हैं, अगर 25 सीटों पर भी रहती तो भी 3 से 25, 4 से 25 बीजेपी के लिए बहुत बड़ी छलांग होगी। ये आप समझिए कि एक ग्राउंड था, एक प्रयोग था जिसको बीजेपी ने यहाँ पर किया कि बीजेपी कहाँ पर स्टैंड करती है। इसके बाद असली लड़ाई 2023 के तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में लड़नी है। बड़ी बात यहाँ पर आप ये भी समझिए कि राज्यसभा में अब तक बीजेपी को टीआरएस की जरूरत पड़ती थी, कोई भी बड़ा बिल पास करना हो तो वहां पर जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब यूपी के आंकड़े जो है वो बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं, तो अब लगता है कि चंद्रशेखर राव की जरूरत बीजेपी को नहीं है। इसीलिए इस बार एक बार ऑल आउट फाइट यहाँ पर हमको देखने को मिली। पंकज जरा राघवन ये भी बताइए कि इस बार बड़ा उलटफेर क्या देख रहे हैं आप, इस बार जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं आज के दिन? जी देखिए, बड़े उलटफेर की बात कर लें तो जैसा शुरू में बताया गया था कि पोस्टल बैलेट्स के साथ
जिस तरह से बीजेपी ने एकदम कमबैक किया था, लगा था कि एक तरफ लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही बैलेट बॉक्सेस खुले पूरा खेल बदल गया। अब आप देख रहे हैं नतीजे आपके सामने। टेक अवेज बीजेपी के लिए बहुत सिंपल है। एक बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए अगर हम कहना चाहें तो ये होगा कि जिस तरह से पूरा एक माहौल यहाँ पर सेंट्रल लीडरशिप ने तैयार किया था, हमने खुद ग्राउंड लेवल पर देखा कि लोग बीजेपी की बात करने लगे थे, घरों घरों में बीजेपी की बातें होने लगी थी, लेकिन वो वोटर्स जो बीजेपी को वोट करना चाहते थे, शायद बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व उन वोटर्स को वोट बैंक बूथ तक नहीं ले जा पाया। ये समझने वाली बात होगी। दूसरी बात, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के जो तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं बी संजय कुमार, उनको फोन कर ये बधाई दी है कि जिस तरह की फाइट उन्होंने लड़ी थी, ये बात फोन पर की गई। 10 मिनट तक प्रधानमंत्री ने चर्चा की। तो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन मिल रहा है पंकज की आगे की लड़ाई के लिए बीजेपी को किस तरह से तैयार होना है। ये बातें वहां से समझ आ रही है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर तेलंगाना में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर पाती है तो आंध्रा और तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, केरल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो ये सब अगर हम उसको मद्देनजर रखें तो बीजेपी लगता है साउथ में एक बहुत बड़ी फाइट देने के लिए। राघवन, मैं मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और। मैंने सईदुल कादरी साहब से बोला था तो उन्होंने कहा कि 51 सीट पर चुनाव लड़ी है एमआईएम और 40 पे आगे चल रही है, तो यानी स्ट्राइक रेट इनकी बात करें तो इनका तो प्रदर्शन जो है इंटैक्ट है, एकदम उसी तरह की लगभग परफॉर्मेंस है इस बार भी 2016 की तरह। जी बिल्कुल, हम ये डे वन से इस बात को महसूस कर पा रहे हैं पंकज ग्राउंड पर, क्योंकि जिस तरह का ओल्ड सिटी का जो वोटिंग पैटर्न है, यहाँ के जो वोटर्स हैं, हम हर एक वोटर को यहाँ पर पूछे तो सब यही कह रहे थे कि वो मजलिस के काम से खुश हैं। मजलिस के कॉर्पोरेटर्स उनको ज़मीन पर नजर आते हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी का मोबाइल नंबर यहाँ हर किसी के पास है। अगर कोई भी समस्या हो तो वो सीधे उनसे बात कर सकते हैं और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान यहाँ पर होता है। ये बात नतीजों में भी देखने को मिल रही है। 44 सीटें पिछली बार उन्होंने जीती थी, अभी भी तकरीबन 40 पर वो लोग लीड कर रहे हैं। 22 सीटें उसमें से ऑलरेडी जीत चुके हैं और जो बाकी सीटें लीड कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 से 10 हज़ार का डिसाइसिव अंतर हमको देखने को मिल रहा है और ये हो सकता है जीत में भी तब्दील हो जाए। हालांकि एक सीट जहां पर बताया जा रहा है कि कारवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एमआईएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर कुछ सीटें फंसी हुई है, वहां पर टीआरएस कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और ये बात केटीआर ने भी कही थी कि इस बार ओल्ड सिटी में जाकर हम मजलिस को कुछ सीटों पर हराएंगे। ये देखने वाली बात होगी। शायद असदुद्दीन ओवैसी की निगाहें अब कारवान सीट पर है कि वहां से वो कितनी सीटें निकालकर, वार्ड की सीटें निकालकर आ पाते हैं। अगर वहां से वो जीत हासिल करते हैं तो हम देखेंगे कि शाम होते होते शायद 44 से 45 भी हो जाए एमआईएम। पंकज, बिल्कुल, देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ है। देवेंद्र, हमने देखा जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, वो कहीं ना कहीं रंग लाती भी नजर आ रही है। हालांकि मेयर जो है वो नहीं बनेगा बीजेपी का, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे सीधे निगाहें 23 और 24 के चुनाव पर है बीजेपी की। और देखिए, बीजेपी की अगर स्ट्रेटजी को देखें तो बहुत सारे लोग जैसे ये कहेंगे कि इतनी ताकत बीजेपी ने झोंकी फिर क्या इसी आंकड़े के लिए, लेकिन वास्तव में बीजेपी की स्ट्रेटजी ऐसी ही हुई होती है। खासतौर पे अमित शाह और पीएम मोदी के दौर की बीजेपी को अगर आप देखें तो किसी भी जगह पर, किसी भी सीट पर, किसी भी चुनाव में ये अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है तो वो ये इस बात को कहते भी हैं कि अगर हम लोग पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और पॉलिटिकल पार्टी है तो हमारा यही काम है, हमें यही करना है और हमें जनता के बीच रहना है और हमें हमेशा जाना चाहिए। जैसे जेपी नड्डा के जाने से पहले जब वहां पे ये कहा गया कि गली के चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो जेपी नड्डा ने सार्वजनिक तौर पे ये कहा कि हमारे आने से पहले इस बात को कहा गया, अगर 1 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पे है और 73 लाख वोटर हैं, 24 विधानसभा, 5 लोकसभा, और ऐसे में अगर मैं यहाँ पे ना आऊँ और इस बात में मेरे आने को लेकर कहा जाए कि गली के चुनाव में है, तो ये कौन सी बात है। जाहिर तौर पर ये बीजेपी की स्ट्रेटजी रहती है। इससे पहले पंकज आप देखें तो अमित शाह, पीएम मोदी के दौर की जो बीजेपी है उसमें एक तो बीजेपी कहाँ मजबूत है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। दूसरी चीज़ को वो गिव अप नहीं करते। जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की आप बात कर लें, पिछले चुनाव में सबको ये पता था कि बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है, बावजूद इसके आप देखें तो अंतिम 1-1.5 महीने में अमित शाह ने पूरी ताकत झोंकी थी और माहौल को बदलने की कोशिश की गई थी। उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के वोट परसेंटेज में 7-8% की बढ़ोतरी हो गई थी। तो जाहिर तौर पर त्रिपुरा का आप उदाहरण उठा के देख सकते हैं कि जिस त्रिपुरा में जब 2015 में अमित शाह गए तो महज 6 लोग आए थे उनको रिसीव करने के लिए त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष के साथ, 6 के बाद 7वां कोई कार्यकर्ता नहीं था और वहां और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे थे तब 2015 में, और अगले 2 साल के भीतर त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी रहती है, अमित शाह पीएम मोदी के दौर की जो बीजेपी है, कि वो हर जगह पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं, हर एक चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं। और उसी का नतीजा ये था कि हैदराबाद के चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी इस स्ट्रेटजी के साथ कि अगर हैदराबाद के चुनाव
चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो वो बढ़िया मोमेंटम मिल जाएगा अगले विधानसभा चुनाव के लिए। उस तरह का मोमेंटम मिलता नहीं दिखाई दे रहा है आंकड़ों के लिहाज से। बावजूद इसके पिछले चुनाव की बात कर लें तो उस लिहाज से एक बड़ा मोमेंटम है। और बीजेपी के लिए जो चिंता करने वाली बात है वो यही कि इस माहौल को उसका स्थानीय संगठन क्यों नहीं भुला पाया। उसका जवाब भी यही रहेगा कि क्योंकि बीजेपी वहाँ पे मजबूत नहीं है। इसका नतीजा ये रहा कि इस माहौल को अच्छे तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाई। लेकिन आगे आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे टीआरएस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है बीजेपी के द्वारा। बिल्कुल। मौलाना कादरी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जंग होती है, वो चाहे वो छोटी और बड़ी नहीं होती। बहुत मजाक उड़ाया गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि ट्रंप को बुला लीजिए चुनाव के कैंपेन के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो जो मेहनत बीजेपी की तरफ से की गई, जो पूरी जान फूंक दी गई, उसका नतीजा यह है कि 35 पर आ रहा है उनका नंबर 4 से। देखिए, हैदराबाद में एमआईएम का एक एमपी है असदुद्दीन ओवैसी साहब, राइट, और इसी जीएचएमसी में किशन रेड्डी भी एमपी है सिकंदराबाद से। दोनों का एक एक एमपी है, लेकिन यहाँ पर पूरी हिंदुस्तान की यानी बड़े बड़े जितने उनके नेता है वो बीजेपी ने सबको बुला लिया, फिर भी वो 35 है और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम 40 है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। और अभी जब तक जैसे ये काउंटिंग कंप्लीट होगी, आप देखेंगे ये 15-20 में समेटे जाएंगे इंशाल्लाह। तो इनका टोटल फेलियर है, ये लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजह ये है कि इन्होंने हैदराबाद के लिए कुछ नहीं किया। पिछले 1.5 साल से हैदराबाद के लिए कोई फंड जारी नहीं किए गए, और जो फ्लड्स आए थे वो फ्लड्स के लिए 1 रुपया नहीं दिया, जबकि कर्नाटक में बाजू दिया सेम यही रीजन के लिए यही वक्त में, लेकिन हैदराबाद को नहीं दिया। तो हैदराबाद की आवाम बीजेपी को रिजेक्ट कर दी। और ये जो टैली आपको 35 अभी ये दिख रहा है और 15-20 भी आएंगे, उसकी मेजर वजह ये है कि कांग्रेस ने वोट काटे। 150 सीटों पे कांग्रेस लड़ी, जबकि वो वोट कटवा पार्टी साबित हुई। खलीकुर रहमान साहब, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो 99 से 72 पर आप आ रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे आप समझते हैं, या आपको भी लगता है कि एंड तक आते आते ये आपका जो नंबर है फिर वापस उसी तरफ जाएगा? नहीं, नंबर डेफिनेटली हमारा आगे बढ़ने वाला है। अभी आप देखिएगा, क्योंकि अभी काउंटिंग जारी है, जैसा कि इससे पहले भी मैंने कहा था। तो इसके लिए और रहा इलेक्शन, हर इलेक्शन रहता है। और अफसोस की बात सिर्फ यही है कि बीजेपी के जो इतने दिल्ली के खदावर नेतागण जो है हैदराबाद आए हैं, इस इलेक्शन से 1.5 महीना पहले यहाँ पे इतनी बड़ी बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में यहाँ पे कोई नेता दिल्ली का हैदराबाद नहीं आया देखने के लिए कि भाई जनता किस हाल में है। और सिर्फ हमारी सरकार थी जो घर घर जाके समझिए 6.5 लाख लोगों की समझिए आप वो मदद कर सके। और वहां पे समझिए आप, जब केंद्र सरकार को हमने पूछा फंड्स के लिए, तो 1 पैसा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया। अगर वही आप देखिए कर्नाटक है या महाराष्ट्र या गुजरात है, वहां पे होता है तो चौथे दिन समझिए केंद्र सरकार की तरफ से वहां पे मदद पहुंच जाती है। तो ये जो सौतेला जो रवैया है तेलंगाना स्टेट की तरफ, ये सिर्फ बीजेपी बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। राघव, जरा ये बताइए, अब जो ये मोमेंटम बन रहा है बीजेपी का, उसको बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती रहेगी। एक संगठन को पूरा एक तरह से बना के रखना, वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा बीजेपी के लिए अब। जी बिल्कुल, अब अगली शायद कोशिश यही होगी बीजेपी की तरफ से कि स्थानीय नेतृत्व जो है वो जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूत करे, क्योंकि आप समझ सकते हैं पंकज, 2023 की जो लड़ाई होगी वो इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर लड़ी जानी होगी। और जहां तक टीआरएस सरकार की हम बात कर लें, हैदराबाद में भले ही लोगों को बाढ़ के बाद लोगों में हमने वो नाराज़गी, गुस्सा देखा, और हैदराबाद की जो अर्बन पब्लिक है, अर्बन वोटर्स हैं यहाँ के, लेकिन जो तेलंगाना के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो स्कीम्स जो चलाई है केसीआर ने, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, असरदार है। ये लगातार रिपोर्ट्स हम देखते रहते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए 2023 की लड़ाई बहुत बड़ी होगी। एक प्रयोग यहाँ पर किया था, कुछ सफलता मिली, जितनी उम्मीद थी उतनी सफलता नहीं मिल पाई बीजेपी को, लेकिन यहाँ से ये बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के सामने कि वो अपने जनाधार को, अपने संगठन को यहाँ पे और मजबूत करें और एक बड़ी ताकत बनकर 2023 के चुनाव लड़े। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। देवेंद्र पराशर भी हैं, 2 खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। जीएचएमसी हैदराबाद के रिजल्ट्स जो हैं वो लगातार हम आपको उस पर अपडेट देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं।